अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो पोर्शन शुरू किया हुआ है फार्माकोलॉजी, उसमें हम कर रहे थे CVS। उसमें अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स। जो अरिथमियाज, वो ड्रग्स जो अरिथमियाज को हमारी ट्रीट कर सकती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हम फिजियोलॉजी पढ़ के आए हैं, तो हमने हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो हम पहले ये देखेंगे कि अरिथमियाज हैं क्या, फिर उसको ट्रीट करने का हम मेथड या ड्रग्स या जो भी उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो देखेंगे। तो अब हम देखते हैं अरिथमियाज क्या हैं। पहले अरिथमिया है क्या? कोई भी एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट से मुराद कि हमारी जो हार्ट है उसका नॉर्मल रिदम होता है कि हमारी हार्ट बीट कैसे होती है, या उसकी जो इम्पल्सेस हैं, उसकी कंडक्शन है, वो जो नॉर्मल एक रिदम में हमारी होती है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिदम। अगर उसमें कोई भी खराबी आ जाए, फॉर सपोज़ किसी भी चीज़ में कहीं भी पॉइंट में, तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल रिदम। ठीक है, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट को हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट अरिथमियाज। अब क्या होता है कि अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज देखें कि एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट दैट लीड टू अरिथमियाज। वैसे नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है कि इम्पल्सेस जनरेट हुई, जहाँ पे भी होती हैं ऐसे नोड में होती हैं, वहाँ से फिर कंडक्ट हुई, कंडक्टिव जो हमारा सिस्टम है फिर पूरे वेंट्रिकल्स में हमारी फैल जाती है। यह हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारी हार्ट की। एक होती है इलेक्ट्रिकल, दूसरी होती है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल वो होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जिसमें आती हैं। हार्ट में क्या होता है कि ऑटोमेटिसिटी भी होती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं पेस मेकर सेल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पेस मेकर सेल्स हैं। पेस मेकर सेल्स वो होते हैं जैसे ऐसे नोड के हो गए, AV नोड के हो गए, जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करें। इनमें कौन सी होती है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नॉन पेस मेकर सेल्स हमारे एट्रिया वेंट्रिकल के होते हैं, जो सिर्फ कंडक्टिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो हमारी हार्ट की होती है वो मैकेनिकल एक्टिविटी को लीड करती है। पंपिंग हो गई, ये सब उसमें आते हैं मैकेनिकल वर्क में। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रिदम में क्या क्या आता है। हमारी जो हार्ट है उसमें नॉर्मल रिदम में 4 मेन चीज़ें आती हैं। पहले उसमें आता है हार्ट रेट, जो कि हमारा होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट लें तो 72 होता है। वैसे हम रेंज लेते हैं 60 to 100 बीट्स पर मिनट। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की जनरेशन जो होती है वो 60 to 100 तक होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। एनी एबनॉर्मल थिंग, अगर हार्ट रेट हमारा बिलो 60 हो गया ब्रेडिकार्डिया, अबव हो गया 100, 110, 20 ट्रेकीकार्डिया। फिर उसमें भी टाइप है, ट्रेकीकार्डिया, फ्लटर्स, फिब्रिलेशन क्या है, फिर हम वो डिस्कस करेंगे बाद में। ट्रेकीकार्डिया है, तो अगर इसमें कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है, 60 to 100 के बीच में नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे अरिथमियाज, मींस नॉर्मल रिदम में नहीं है। और अब दूसरी चीज़ कौन सी? ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वैसे हमारे जो इम्पल्सेस होती हैं मेनली ऑलमोस्ट ऐसे नोड से जनरेट होती है, साइनोएट्रियल नोड से। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ से नहीं, AV नोड से जनरेशन हो जाए उसकी, ऐसे नोड होता है, ये हमारे एट्रिया हैं, फिर यहाँ पे AV नोड, फिर ये वेंट्रिकल्स। ठीक है, बंडल ऑफ हिज ऐसे वेंट्रिकल्स। अब इसमें क्या होगा? अगर ऐसे नोड में से इलेक्ट्रिकल हमारी जो एक्टिविटी है वो जनरेट ना हो, तो ये भी एक अरिथमिया है। अगर AV नोड से हो जाए, बंडल ऑफ हिज से करे, या वेंट्रिकल से हो, तो ये अरिथमियाज है। इसको हम देखेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सी हैं। अब हमारा तीसरा कौन सा है? कंडक्टिंग पाथवे, पेसेज, ऐसे नोड जो हमारा है, इस सबको हम कहेंगे कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है कि हमारी जनरेशन जो होती है ऐसे नोड से होती है। इसको हमारा जो कंडक्ट करता है AV नोड करता है। फिर बंडल ऑफ हिज, फिर हमारी वेंट्रिकल्स, फिर हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम। ये हमारा नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे है। एक यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं, ऐसे होता है बंडल ऑफ केंट, जिसका नाम होता है बंडल ऑफ केंट।
वो क्या करता है, ऐसे नोड से जैसे ही इम्पल्स जनरेट होती हैं वो डायरेक्ट बंडल ऑफ केंट में जाके वेंट्रिकल्स में हमारी फैल जाती हैं। एवी नोड का जो पाथवे है या पॉइंट है वो स्किप हो जाती है तो नॉर्मल कंडक्शन हो रही है, लेकिन एक और चीज़ आ गई, ये नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे नहीं है, दूसरी चीज़ आ गई, इससे इसको हम कहते हैं अरिथमियाज। ये भी एक अरिथमिया है। चौथी और आखिरी जो है हमारे पास जो कंडक्टिव सिस्टम में जो आते हैं पॉइंट्स, जैसे अब स्टेशंस कह लें, उस हिसाब से याद करें। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस एंड वेंट्रिकल। उसमें जो हमारे एसए नोड है वो मॉडरेट कंडक्टर होते हैं। फिर एट्रिया में होती है, एट्रिया ये वाले, एट्रिया क्या होता है कि एसए नोड यहाँ से जनरेट हुई, फिर एट्रिया ने कंडक्ट किया, एवी नोड को ट्रांसफ़र हो गए, फिर बंडल ऑफ फेज एंड वेंट्रिकल्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन अब क्या होता है कि इनका जो टाइम होता है, एवी नोड हमारे पास जो रखता है ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड तक ये कंडक्टिव सिस्टम हमारे पास इम्पल्सेस ये अपने पास रखता है, फिर आगे बंडल ऑफ फेज में भेजता है। अगर इनकी जो कंडक्शन है, जैसे एवी नोड में बहुत वेरी स्लो कंडक्टर है, बंडल ऑफ फेज फास्ट है, वेंट्रिकल्स भी फास्ट कंडक्टिव है। जैसे बंडल ऑफ फेज को इम्पल्सेस मिलती है वो जल्दी से फैला देता है, वेंट्रिकल्स को मिलती है तो ये दोनों वेंट्रिकल्स में जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। ऑलमोस्ट आई थिंक परकंजी फाइबर्स की 4 मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन इतनी होती है 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ ये कंडक्ट करते हैं। अब इनमें कोई भी आ जाए, या तो एवी नोड का टाइम बढ़ जाए 0.1 से 0.2 हो जाए, या एसए नोड मॉडरेट से स्लो हो जाए, या मॉडरेट से फास्ट हो जाए, ये फास्ट से स्लो हो जाए, तो इनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हो दैट विल लीड टू एरिथमिया, जिसको हमें ट्रीट करना है। ठीक है, 4 मेन पॉइंट्स कौन सी हो गई नॉर्मल रिदम में? हार्ट रेट, इनका ओरिजिन, कंडक्टिव पाथवे एंड इनका जो कंडक्टिव वेलोसिटी है, मेनली वेलोसिटी से। अब जो हमारे पास हम देखते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें फेजेस का पता नहीं होगा, उसमें मेन केटाइंस एनाइंस कौन से हैं उसका पता नहीं होगा, तो हम ड्रग्स याद नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल। आपको पता है मेनली 4 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो 4 फेज होता है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड, अगर हम इसको यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, ये हमारी क्या होती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये हमारी थ्रेशोल्ड है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो हमारे पास फेज होता है फेज 4, फेज 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जो 0 फेज होता है वो हमारा डीपोलराइजेशन का होता है, 1 फेज नहीं। यहाँ पे 2 जो फेज होता है हमारे पास वो होता है प्लेटिव फेज, 3 जो होता है रीपोलराइजेशन। ये जो हमारे पास 1 वाला फेज है, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। अब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा जो फार्माकोलॉजी मेनली जो हम बुक फॉलो करते हैं, लिपिन या केटजन, देखा होगा आपने, तो वहाँ पे लिखा होगा क्लास ए ड्रग्स मेनली फेज 3 पे करती हैं, 0 पे करती हैं, कोई डीपोलराइजेशन फेज पे करता है। तो हम अब वे देखेंगे कि कैसे। अब देखिए हमारे पास जो, अगर आप इसको देखेंगे कि ये डीपोलराइजेशन कैसे होती है, जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो लेस नेगेटिव होगी, इसलिए ये ग्राफ ऊपर जाता है, जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमारे चैनल खुले रहते हैं सोडियम, जिसकी वजह से, और जो पोटेशियम होता है वो आउटफ्लक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा रैपिड रीपोलराइजेशन का फेज़ आता है, जिसको हम कहते हैं फेज़ 1। ये फेज़ 2 होता है मेनली कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। फेज़ 3 रीपोलराइजेशन जो पोटेशियम की वजह से होता है। फेज़ 4 हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा पीरियड होता है, यहाँ से अगर आप इसको देखें कि ये वाला जिसमें कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड।
आपने देखी होंगी, अगर आपने पढ़ी होंगी ड्रग्स के कुछ क्लासेस, तो उसमें देखेंगे कि ये ड्रग मोस्टली रिफ्रैक्टिव पीरियड में एक्ट करती हैं। हम ड्रग्स देखेंगे जब आप फिर भी देख लें कि जब क्लास 3 की जो ड्रग्स होती हैं वो मेनली रिफ्रैक्टिव पीरियड्स पे एक्ट करती हैं। अब इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड है क्या? रिफ्रैक्टिव पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल या न्यू एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इम्पोज नहीं होती। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें एक्शन पोटेंशियल है, ज़्यादा हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है, रीपोलराइजेशन हो रही है, तो इसमें है, इसलिए ये एब्सोल्यूट रीपोलराइजेशन, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब आप ये देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा डीपोलराइजेशन का फेज़ है, इसमें सोडियम आ रहा होता है मेनली, और पोटेशियम की भी थोड़ी बहुत आ रही होती है, बहुत वेरी वेरी लो। आप बस मेन कैटाइंस याद कर लें। फेज़ 2 में कैल्शियम होते हैं और रिपोलराइजेशन में आपको पता है पोटेशियम जा रहा होता है बाहर, इसीलिए हमारे पास रिपोलराइजेशन होती है, नेगेटिव की तरफ हमारा एक्शन पोटेंशियल जाता है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा PQRST कॉम्प्लेक्स। P हमारे पास क्यों होती है? वेव आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। QRST जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास मोस्टली वेंट्रिकल्स का है और ये एट्रिया का है। QRS में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, T में ये रिलैक्स हो रहे होते हैं वेंट्रिकल्स। आपने देखी होंगी ड्रग्स जो मेनली ड्रग्स होती हैं वो QT, इसको हम अगर नाम देंगे QT इंटरवल, वो QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। अगर QT इंटरवल ज़्यादा हो जाए तो वो सीरियस ट्रैकीकार्डिया करवा सकता है। हम देखेंगे जो क्लास 1C की जो ड्रग्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है, एडवर्स इफ़ेक्ट है ये उनका कि ट्रैकीकार्डिया करवाती हैं, इतना कि वेंट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। QT इंटरवल इंक्रीज़ हो सकता है, मे बी इस्कीमिया हो सकती है, हाइपोकेलिमिया हो सकती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ड्रग्स का भी इसमें काम है। QT इंटरवल को आप जहन में रखिएगा, QT इंटरवल। अब हम अगर देख लें कि हमारे पास जो फेज़ 0 होता है उसमें मोस्टली सोडियम की इन्फ्लक्स हो रही होती है, डीपोलराइजेशन फेज़। फेज़ 2 हमारे पास पोटेशियम फेज़ है, उसमें कैल्शियम की इन्फ्लक्स भी होती है और कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, पोटेशियम की आउटफ्लक्स होती है। फेज़ 3 हमारे पास रीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन बाय अनदर। फेज़ 4 हमारे पास कौन सा है? रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब हम देखेंगे जब हम क्लास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी क्लास 1 है वो सोडियम ब्लॉकर्स हैं, वो 0 पे भी एक्ट करती हैं फेज़, और कुछ 3 पे भी करती हैं, तो हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।